नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र में अटका मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव। चीन ने 6 महीने के लिए लगाया वीटो। तिब्बत में रोका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी। देश में 65,000 करोड़ से ज्यादा के काले धन का खुलासा। वित्त मंत्री का जन कल्याण में रकम खर्च करने का ऐलान। प्रधानमंत्री ने कहा, अर्थव्यवस्था की वृद्धि और पारदर्शिता में बड़ा योगदान। कावेरी मामले पर कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र कल। सर्वदलीय बैठक के बाद पानी छोड़ने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे समीक्षा याचिका। बारिश और बाढ़ से तेलंगाना के मेडक और निजामाबाद समेत कई जिलों में बिगड़े हालात। 11 की मौत। लातूर और नांदेड़ में एनडीआरएफ तैनात। और पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज में नहीं खेलेगा भारत। बैडमिंटन संघ का बहिष्कार का फैसला। कोलकाता टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। खबरें विस्तार से। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी का पानी रोक दिया है। ब्रह्मपुत्र की सहायक शियाबुकु नदी के प्रवाह को लेकर चीन ने यह दलील दी है कि वो इससे बिजली पैदा करेगा, पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए करेगा और साथ ही इससे बाढ़ पर काबू पाने में मदद मिलेगी। चीन के इस फैसले ने भारत और बांग्लादेश की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे इस इलाके में रहने वाले लाखों लोगों को पानी की आपूर्ति बाधित हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी शिगाजे से होकर अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि शियाबुगु का प्रवाह रोकने का भारत और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के जल प्रवाह पर क्या असर होगा, लेकिन ये चिंता का सबब बन सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश और असम से होती हुई बांग्लादेश तक जाती है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के पानी रोकने की खबर ऐसे वक्त में आई है जब भारत पाकिस्तान के साथ सालों पहले हुए सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार कर रहा है। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित करने वाला प्रस्ताव फिर से अटक गया है। चीन फिर से पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर के समर्थन में आ गया है। पीटीआई के मुताबिक चीन ने जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में आतंकी घोषित करने के प्रस्ताव पर 6 और महीने के लिए वीटो कर दिया है। भारत ने जैश प्रमुख को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव पेश किया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन ने भारतीय प्रस्ताव पर तकनीकी प्रतिबंध लगा रखा है। चीन की रोक की अवधि सोमवार को खत्म होने जा रही है। उसने रोक की अवधि और 6 माह के लिए बढ़ा दी है। भारत ने परिषद की प्रतिबंधित समिति से जैश ए मोहम्मद नेता और पठानकोट हमले के सूत्रधार अजहर को प्रतिबंधित घोषित करने का अनुरोध किया था। संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय इकाई में चीन अकेला देश है जिसने भारत के आवेदन का विरोध किया है, जबकि 14 सदस्य देश भारत के समर्थन में हैं। अन्य देश अजहर को 1267 प्रतिबंध सूची में शामिल करने के समर्थन में हैं। अगर भारत का प्रयास सफल रहता है तो अजहर की संपत्ति जब्त की जाएगी और उसकी विदेश यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और भारत ने कहा है कि पीओके में कार्रवाई के बाद पाकिस्तान हताश है। वहीं सेना प्रमुख ने शनिवार को उत्तरी कमान का दौरा कर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। उन्होंने सेना में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा। पंजाब सरकार ने कहा है कि वो गांव छोड़कर आए लोगों की पूरी मदद करेगी। वाम दलों ने इन लोगों के लिए मुआवजे की मांग की है। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बेहोशी की हालत में है। उन्होंने पौड़ी जिले में एक कार्यक्रम में जवानों की बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के जरिए जो हमें पीड़ा देगा, हमारी सेना भी उसे पुरजोर जवाब देगी। एनेस्थेसिया देता है, भूल देता है, भूल बोलते हैं। भूल देने के कारण जो की ऑपरेशन होती है, सर्जरी होती है, उसको ध्यान में नहीं आता है कि सर्जरी हो गई। 2 दिन हो गया, पाकिस्तान को अभी तक ध्यान में नहीं है। उधर सेना प्रमुख दलबीर सिंह उत्तरी कमान के मुख्यालय ऊधमपुर पहुंचे। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक कर जम्मू कश्मीर और नियंत्रण रेखा की पूरी स्थिति की समीक्षा की।
उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा भी लिया। सेना प्रमुख ने उन जवानों से भी मुलाकात की जिन्होंने नियंत्रण रेखा के पार जाकर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई की योजना उत्तरी कमान ने ही बनाई थी। इसके बाद उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा ने राज्यपाल NN वोहरा से मुलाकात कर पूरी स्थिति की जानकारी दी। अपने आप को ताकतवर कहने वाले पाकिस्तान सरीके देश को भारत ने बता दिया है कि आप आतंकियों को मत पालिए, मत पोसिए, उन्हें ट्रेनिंग मत दीजिए। नहीं मान रहे थे तो हमने ट्रेनिंग के पूरे उनके अड्डों को ध्वस्त कर दिया है। उधर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने शनिवार को राहत कैंपों का दौरा किया। इन शिविरों में सीमाई गांव के लोग ठहरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए ही सीमाई इलाकों को खाली कराया गया है। दुश्मन का किसी वेले कोई शरारत करते जिहदे नाल जानी ते माली नुकसान हो जाए, उस बेहतर है कि थोड़ी तकलीफ जी है वो आप साथ लिए तो वड्डी तकलीफ तो बच जाए। वाम दलों ने सीमाई इलाकों से हटाए गए लोगों को मुआवजा देने की बात कही। इनका कहना है कि ये खेती का समय है और उन्हें अपनी जमीन छोड़कर आना पड़ा है। Compensation for them will also have to be considered by the governments, since it's being done by both the state and the center. Because village after village around the border is now being asked to move out. PTI के मुताबिक उरी ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर के सोमशंकर को इस पद से हटा दिया गया है। यहां 18 सितंबर को हुए हमले में 19 जवान शहीद हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। शनिवार को अखनूर में पाकिस्तान ने सेना की चौकियों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी इसका माकूल जवाब दिया। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास पल्लनवाला सेक्टर और चंबा इलाकों में भारी गोलीबारी की है। गोलीबारी के बाद सीमा से सटे गांव में लोग सहमे हुए तो हैं, लेकिन सेना का पूरा साथ दे रहे हैं। स्थानीय लोग किसी भी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये फायरिंग तो तकरीबन 3:45-4 बजे फायरिंग चालू हुई और भारी छेलिंग होती रही और 7-7:15 बजे तक ये रुकी है। अभी भी कभी कभी छोटे हथियारों की आवाज़ आ रही है, वो हो रहा है। हम ना डरे हैं ना डरना है। हम फौज के साथ भी रह सकते हैं और अपने बाल बच्चे तो हमने पीछे भेज दिया है। जब भी फौज को ज़रूरत बनेगी हम उनके साथ जो काम बताएंगे हम करने को तैयार हो जाएंगे। प्रशासन ने नुकसान से बचने के लिए गांव खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद लोग जरूरी सामान के साथ सरहदी इलाकों से दूर जा रहे हैं, लेकिन इन्हें खेत खलिहान और मवेशियों की भी चिंता है। ज़्यादा फायरिंग हुई है तो अपना परिवार को पीछे छोड़ने के लिए चला जाऊंगा, उसके बाद फिर पता करता रहूंगा। जानवर रखे हैं, बाकी छोटे परिवार जो है उनको, यानी जो जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं या बच्चे जो हैं उनको पीछे सेफ लाइन पर छोड़ देंगे। घर बनाते हैं, टूटते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, कहाँ इतना पैसा लेंगे? कितना गवर्नमेंट हमको कितना देगी? दे सकती है इतना? नहीं दे सकती ना। इतने लोगों को कहाँ से देंगे? ठीक है ना, इसलिए इतना सामान लेके कहाँ भागेंगे? जवान बेटियां बेटे कहाँ जाएंगे? कितना नुकसान होता है हमारा हर बारी। बीते 4 दिनों में पाकिस्तान 5 बार संघर्ष विराम तोड़ चुका है। भारतीय सेना ने 29 सितंबर को पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर आतंकियों के 7 ठिकानों को नेस्तो नाबूद किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा है कि भारत हमेशा आतंकवाद को सहने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने पीओके के आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना की कार्रवाई पर यह बात कही। उपराष्ट्रपति ने व्यापक रणनीति के जरिए सीमा पार आतंकवाद से निपटने पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नाइजीरिया और माली दौरे से लौटते वक्त पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई से जुड़े सवालों का जवाब दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उरी हमले के दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही थी। उपराष्ट्रपति के मुताबिक भारत हमेशा आतंकवाद को सहने के लिए तैयार नहीं है। You see, you can't be the recipient of terrorist attacks all the time and do nothing about it. Now, how you do, that is something which is left to the judgment of the government and the professionals in charge of it. उपराष्ट्रपति ने कहा कि माली ने इस्लामिक देशों के संगठन में भारत के हितों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाने का वादा किया है। Some of the things that take place in the organization of Islamic conference and the kind of anti-Indian documents that come out of it and the
Prime Minister of Mali said quite clearly that we shall not be party to anything that harms India. उपराष्ट्रपति ने शुक्रवार को माली की संसद को भी संबोधित किया था। यहाँ उन्होंने कहा था कि भारत सीमा पार आतंकवाद से पीड़ित है। उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समझौते को जल्द पूरा करने पर जोर दिया। International and cross-border terrorism should be dealt in a comprehensive manner. We feel that with a view to strengthening international normative regime on terrorism, an early adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism is essential. उपराष्ट्रपति ने इस दौरे में आतंकवाद को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि भारत की तरह नाइजीरिया और माली जैसे देश भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, इसलिए इससे निपटने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जानी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने दोनों देशों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने माली की संसद को संबोधित कर भारत और अफ्रीका के भविष्य पर दृष्टि डाली। उन्होंने कहा कि भारत अफ्रीकी देशों को हर संभव सहयोग देने की कोशिश करेगा, चाहे वो मानव अधिकार का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर स्किल डेवलपमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि भारत अफ्रीकी देशों को सामाजिक आर्थिक सहयोग भी देगा। अपनी सहयोगी अमृता राय और कैमरा पर्सन नीलेश पांडे के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, बमाको। सार्क सम्मेलन आयोजित कराने के लिए नेपाल इसके सदस्य देशों से बात करेगा। नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश शरण महत ने कहा है कि 19वें सार्क सम्मेलन में दबाव बनाने के लिए जरूरी पहल की जाएगी। वो इस मसले पर सदस्य देशों से बात करेगा। सम्मेलन 9-10 नवंबर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में होना था, लेकिन भारत, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान और श्रीलंका के भाग लेने से इनकार कर देने के बाद स्थगित हो गया। विदेश मंत्री महत ने कहा है कि सार्क सदस्य देशों को हर सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित कर ये सम्मेलन करने के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। 71वें संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेपाली प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करने के बाद काठमांडू लौटने पर मंत्री ने कहा कि सार्क क्षेत्रीय सहयोग और विकास को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। भारत के अलावा 3 दक्षिण सदस्यों बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को एक ऐसा माहौल पैदा करने के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए इस सम्मेलन में नहीं जाने का फैसला किया, जो इसके सफल आयोजन के लिए सही नहीं है। बाद में श्रीलंका भी पीछे हट गया। यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। खादी और चरखा देश की गौरवशाली धरोहर। इस एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं खादी क्षेत्र की चुनौतियां और भविष्य पर। बापू ने बनाया स्वराज का हथियार। बदल रहा है पुरानी खादी का रंग रूप। नई पीढ़ी है ये इसमें आना नहीं चाहती। आज 9 से 10 लाख बुनकर बेकार पड़े हैं। क्यों मंद पड़ी है खादी आंदोलन की लौ। देखिए खादी के भविष्य और चुनौतियों पर राज्यसभा की खास रिपोर्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कावेरी जल विवाद पर अब कर्नाटक विधानसभा में फैसला होगा। सरकार ने सोमवार को विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है। इससे पहले शनिवार को सिद्धरामैया सरकार ने तमिलनाडु को पानी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल से इनकार कर दिया। सभी विपक्षी दलों ने भी सरकार के रुख का समर्थन किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी सोमवार को समीक्षा याचिका दाखिल की जाएगी। कावेरी विवाद पर कर्नाटक ने सोमवार को दोबारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इसमें अदालत के आदेश के बाद के हालात पर समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि पिछले सत्र में सिर्फ पीने के लिए ही कावेरी का पानी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव पास हुआ था। ऐसे में अदालत के ताजा आदेश पर सरकार के अगले कदम पर विधानसभा में चर्चा की जाएगी। ಕುಡಿಯ ನೀರಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀರನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸಲಹೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. वहीं शनिवार को सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें राज्य सरकार ने सभी दलों से आगे की रणनीति पर चर्चा की। सभी दलों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन मुमकिन नहीं है।
We are with government, and whatever government of Karnataka take decision, we are obeyed by that, and we are with them. What have you suggested in the meeting? We are suggested that you should not release the water, and you should abide by the whatever decision is taken in the legislative assembly. We have given the suggestion not to release the water, then not to send any recommendation for appointment of the water management board member. It is not necessarily sent to the central government. राज्य सरकार इस मामले में कानूनी पहलुओं और सभी दलों के सुझावों पर विचार कर रही है। सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला किया है। Whatever the discussion has taken place in the all-party meeting will be definitely discussed in the cabinet. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कावेरी जल बंटवारे के मुद्दे पर शुक्रवार को बैठक की थी। इस बैठक में कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे। इसमें विवाद के समाधान के विकल्पों पर चर्चा हुई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को आदेश दिया था कि वो 4 अक्टूबर तक कावेरी प्रबंधन बोर्ड का गठन करे। इसके लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी को शनिवार तक अपने प्रतिनिधियों का नाम देना है। ये बोर्ड इलाके का दौरा कर सुप्रीम कोर्ट को 6 अक्टूबर तक रिपोर्ट देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और देश के कई इलाके एक बार फिर से बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से तेलंगाना में जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य में बारिश के चलते हुई दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई है। मेडक और निजामाबाद में बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। खेत में खड़ी फसलें तबाह हो गई। राज्य में गोदावरी और कृष्णा बेसिन समेत कई नदियां उफान पर हैं। शनिवार को मंजरी नदी में आई बाढ़ से पड़ोसी राज्य कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बाढ़ का पानी भर गया। उधर कभी सूखे की मार झेल रहे महाराष्ट्र के लातूर में लोग अब बाढ़ से परेशान हैं। लातूर और नांदेड़ में राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमों को लगाया गया है। राहत और बचाव का काम जारी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को भी तैयार रखा गया है। घरेलू आय घोषणा योजना के तहत 4 महीनों में 65,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के काले धन की जानकारी मिली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इस रकम का इस्तेमाल जनकल्याण के कामों में किया जाएगा। इससे सरकार के खजाने में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि आएगी। प्रधानमंत्री ने भी योजना के तहत आय का खुलासा करने वालों की तारीफ की है। सरकार की घरेलू आय घोषणा योजना में 64,275 लोगों ने काले धन की जानकारी दी। इन लोगों ने कुल 65,250 करोड़ रुपए के काले धन की घोषणा की है। इसमें से 45% टैक्स और पेनाल्टी के तौर पर सरकारी खजाने में जमा होंगे और खुलासा करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। 64,275 declarants and the amount they have so far disclosed is 65,250 crores. मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम एवरेज लें तो 1 करोड़ रुपया पर डिक्लेरेशन आता है। कुछ का कम होगा, कुछ का ज्यादा होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने टैक्स छुपाने के चलन को कम करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जिससे काले धन पर लगाम लगाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि एचएसबीसी की लिस्ट से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए का टैक्स मूल्यांकन पूरा हो गया है। एक्चुअल असेसमेंट, डिटेक्शन ऑफ ब्लैक मनी, प्रोसिक्यूशन था। एचएसबीसी केस में जितने लोगों के एचएसबीसी में लिस्ट में थे, लगभग 8,000 करोड़ रुपए का असेसमेंट हो चुका है और 164 प्रोसिक्यूशंस फाइल किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री ने साफ किया कि आईडीएस 2016 के तहत मिली राशि संचित निधि में जाएगी। इसका इस्तेमाल लोगों की बेहतरी के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार ने काले धन खुलासे को लेकर 1 जून 2016 से लेकर 30 सितंबर 2016 तक के लिए आय घोषणा योजना चलाई थी। इसके तहत 45% टैक्स और पेनाल्टी देकर कोई शख्स ब्लैक मनी को वाइट कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश में सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम नीलामी शनिवार को शुरू हो गई, जिसमें पहले दिन 53,531 करोड़ रुपए मूल्य की बोली लगाई गई। हालांकि 700 और 900 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के लिए पहले दिन कोई खरीदार सामने नहीं आया। इस नीलामी के तहत कुल 2,345.55 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बोली लगेगी।
7 बैंडों में नीलाम की जाने वाली स्पेक्ट्रम की बेस प्राइस 5 करोड़ 63 लाख रखी गई है। इस नीलामी में बोली लगाने वाली कंपनियों में भारतीय एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सेल्यूलर और नई खिलाड़ी रिलायंस जियो शामिल है। 3 और कंपनियां एयरसेल, रिलायंस कम्युनिकेशंस और टाटा टेली सर्विसेज भी बोली लगाने वालों में शामिल है। नीलामी सोमवार को भी जारी रहेगी। दूरसंचार सचिव JS दीपक ने नीलामी के मुताबिक ऑपरेटरों से ज़्यादा स्पेक्ट्रम खरीद कर रख लेने की सलाह दी है, क्योंकि अगले कुछ सालों तक इसकी नीलामी होने की संभावना नहीं है। रक्षा लेखा सेवा ने सरकार से विभाग का नाम बदलकर रक्षा वित्त सेवा करने का आग्रह किया है। दिल्ली में विभाग का 270वें सालाना समारोह हुआ। रक्षा सचिव ने जी मोहन कुमार ने कहा कि लेखांकन के काम को और सटीक बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। रक्षा सचिव ने OROP योजना के क्रियान्वयन में विभाग की भूमिका की तारीफ की। रक्षा लेखा सेवा विभाग का 270वां स्थापना दिवस शनिवार को दिल्ली में आयोजित किया गया। इस मौके पर कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स N नैसियाल ने कहा कि वक्त के साथ विभाग के काम की प्रकृति में बदलाव हुआ है। ऐसे में विभाग का नाम बदलकर रक्षा वित्त सेवा किया जाना चाहिए। with the help of technology and also creative organization structure wherein each and every CFA should not suffer for want of financial advice which is available to him, and this is our future challenge. इस मौके पर रक्षा सचिव जी मोहन कुमार ने कहा कि लेखांकन के काम को और सटीक बनाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। उन्होंने OROP योजना के क्रियान्वयन में विभाग की भूमिका की तारीफ की। उन्होंने कई अधिकारियों को सम्मानित भी किया। It also has a readiness to move forward. It has the readiness to adopt technology, which is quite heartening. Challenges are taken up whenever called for. And I think the recent challenge that we had was one of OROP implementation. And I think the department did exemplary work in ensuring that OROP is implemented on time. IDS, DRDO सीमा सड़क संगठन और आयुध फैक्ट्रियों के लिए काम करती है और वित्तीय सुझाव, पेमेंट अकाउंट और ऑडिट जैसी सेवाएं मुहैया कराती है। रक्षा लेखा सेवा विभाग की स्थापना 1747 में ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की गई थी, जो देश की सबसे पुरानी सेवाओं में शामिल है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत आज जलवायु परिवर्तन से जुड़े पेरिस समझौते का अनुमोदन करेगा। यह अनुमोदन इस ऐतिहासिक करार को इस साल प्रभाव में लाने के लक्ष्य की दिशा में बड़ा कदम होगा। यूरोपीय संघ के देश भी इस दिशा में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। पेरिस समझौते में वैश्विक तापमान वृद्धि की सीमा को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लाने की बात कही गई है। मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। राजधानी मेक्सिको सिटी से करीब 700 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में मौजूदा कोलिमा ज्वालामुखी से आग के शोले भड़क रहे हैं। ज्वालामुखी से निकलते लावा को पर्वत से निकलकर नीचे बहते देखा जा सकता है। ज्वालामुखी के करीब वाले इलाकों में बसे 350 से ज्यादा गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाया गया है। ज्वालामुखी में ताजा विस्फोट की वजह से हजारों लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। मेक्सिको में कोलिमा ज्वालामुखी को वॉल्केनो ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनदेखी करते हुए BCCI ने एक राज्य एक वोट, 70 साल की आयु सीमा, कार्यकाल के बीच में 3 साल का ब्रेक जैसी लोढ़ा समिति की अहम सिफारिशों को खारिज कर दिया है। BCCI की मुंबई में हुई आम सभा की विशेष बैठक में सिफारिशों पर चर्चा की गई। इनमें से कुछ छोटी सिफारिशों को ही स्वीकार करके अपने रुख पर कायम रहने का फैसला किया गया। ज्यादातर सदस्यों की राय समान है। बैठक के दौरान चयन पैनल से जुड़ी सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। जहां 5 की जगह 3 चयनकर्ताओं को रखने का निर्देश दिया गया है, उसमें भी टेस्ट अनुभव होना जरूरी है। बैठक में जिन अहम सिफारिशों को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया, उसमें कैग के प्रतिनिधि को अपेक्स काउंसिल के अलावा IPL संचालन परिषद के सदस्य के रूप में शामिल करना और निश्चित बदलावों के साथ अपेक्स काउंसिल का गठन शामिल है।
और भारतीय बैडमिंटन संघ ने इस महीने इस्लामाबाद में होने वाले पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश दासगुप्ता ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि कोई भी भारतीय खिलाड़ी 18 से 21 अक्टूबर तक होने वाली BWF इंटरनेशनल सीरीज में हिस्सा नहीं लेगा। और कोलकाता टेस्ट के तीसरे दिन आज टीम इंडिया की कोशिश की भी बल्लेबाजों को जल्द आउट कर मैच पर पकड़ मजबूत करने की होगी। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड की पहली पारी में 128 रनों पर ही 7 विकेट गिर गए। पहली पारी के आधार पर न्यूजीलैंड अभी भी 188 रनों से पीछे है। भारतीय तेज गेंदबाजों के सामने कीवी बल्लेबाज बेबस नजर आए। भुवनेश्वर कुमार ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट लिए। वहीं मोहम्मद शामी को 1 विकेट मिला, जबकि जडेजा ने एक बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखलाई। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और उनकी जोड़ीदार चेक गणराज्य की बारबोरा स्ट्राइकोवा WTA वुहान ओपन खिताब से चूक गई। इस जोड़ी को महिला डबल्स के फाइनल में बिथानी माटेक सैंड्स लूसी सफारोवा की जोड़ी ने 6-1, 6-4 से हराया। इस तरह से सानिया स्ट्राइकोवा की जोड़ी लगातार अपना तीसरा खिताब जीतने से चूक गई। और देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 147वीं जयंती मना रहा है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए राष्ट्रपिता के संघर्ष, समर्पण और आदर्शों को याद कर रहा है। इस मौके पर बापू की समाधि राजघाट पर विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राज्यसभा में नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने राजघाट जाकर बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राजघाट पर इस मौके पर विभिन्न धर्म और समुदाय के लोगों ने भी प्रार्थना सभा में हिस्सा लिया। जय जवान जय किसान के नारे से देश को आगे बढ़ाने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज 112वीं जयंती है। इस मौके पर उनकी समाधि विजय घाट पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई हस्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शास्त्री जी का जन्म आज ही के दिन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। अपने परिश्रम और सद्गुणों से विश्व इतिहास में अमर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश की सेवा में बीता। देश के स्वतंत्रता संग्राम और नव भारत के निर्माण में शास्त्री जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। गांधी जी से उनका सिर्फ जन्मदिन का ही मेल नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तित्व और विचारधारा भी बापू जैसे थे। गुदड़ी के लाल से नाम से जाने वाले मशहूर शास्त्री जी सादगी, उच्च विचार और शिष्टाचार की अनूठी मिसाल हैं। और अब चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। संयुक्त राष्ट्र में अटका मसूद अजहर को आतंकी घोषित करने का प्रस्ताव, चीन ने 6 महीने के लिए लगाया वीटो। तिब्बत में रोका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी का पानी। देश में 65,000 करोड़ से ज्यादा के काले धन का खुलासा, वित्त मंत्री का जन कल्याण में रकम खर्च करने का ऐलान। प्रधानमंत्री ने कहा अर्थव्यवस्था की वृद्धि और पारदर्शिता में बड़ा योगदान। कावेरी मामले पर कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र कल। सर्वदलीय बैठक के बाद पानी छोड़ने से इनकार, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे समीक्षा याचिका। बारिश और बाढ़ से तेलंगाना के मेडक और निजामाबाद समेत कई जिलों में बिगड़े हालात, 11 की मौत। लातूर और नांदेड़ में एनडीआरएफ तैनात। और पाकिस्तान इंटरनेशनल सीरीज में नहीं खेलेगा भारत, बैडमिंटन संघ का बहिष्कार का फैसला। कोलकाता टेस्ट पर टीम इंडिया की पकड़ मजबूत। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।